देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कला संबंध स्रोत। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाता है। जैसे हमने पीछे बताया कि कला संबंध स्रोत बता रखा है पीछे, उसमें डेफिनेशन यहाँ पर हमने आपको लिखवा दी है। तो कलांतर कैसा रहना चाहिए, इसमें समय के साथ नियत रहे ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य, तरंगें जो उत्सर्जित होती हैं उनके मध्य जो कलांतर है वो क्या होना चाहिए, समय के साथ नियत बना रहना चाहिए। तो ऐसा स्रोत कला संबंध स्रोत कहलाता है। अब हम एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की बात करें तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होता है लेजर प्रकाश। लेजर प्रकाश जो होता है वो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक है, ये एक नंबर में ये कभी इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है तो आप यहाँ तक लिख देंगे, एक नंबर की डेफिनेशन होगी। अब आगे देखें व्यतिकरण की शर्तें कि व्यतिकरण की शर्तें क्या है। शर्तें तो 7-8 शर्तें हैं, लेकिन मैंने मेन जो 5 शर्तें हैं वो यहाँ पर मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। तो पहली शर्त देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखें तरंगों के मध्य कालांतर, किन तरंगों के मध्य कालांतर होगा, 2 तरंगों के मध्य कालांतर। तो 2 तरंगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। तो 2 प्रकाश स्रोत होंगे, जब हम आगे लेंगे S1 और S2, अब जब डेरिवेशन करेंगे आगे चल के तो वहाँ S1 और S2 हम द्विरेखा चित्र लेंगे या दुष्रिट लेंगे, तो वहाँ पर दुष्रिट या द्विरेखा चित्र एक ही बात है। तो वहाँ पर जो प्रकाश स्रोत होंगे उसके बारे में बात हो रही है। तो दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए, अर्थात कलांतर समय के साथ नियत बना रहना चाहिए। नंबर 2, ये तो पहला हो गया। अब नंबर 2 देखिए, दोनों तरंगों की आवृत्तियां, क्या आवृत्तियां, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अथवा तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। तो ये दोबारा से रिपीट करते हैं, दोनों तरंगों की आवृत्तियां, जो 2 तरंगें अध्यारोपण करती हैं, ठीक है, और उनके समय के साथ कलांतर क्या है, नियत रहता है। तो दोनों तरंगों की आवृत्तियां कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, अथवा तरंग दैर्घ्य भी समान हो सकती है। तो ये हो गया दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए इसके। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि दोनों तरंगों के आयाम, एम्पलीट्यूड, ठीक है, अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। किसी वस्तु का अधिकतम जो विस्थापन होता है वो उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। तो दोनों तरंगों के आयाम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए अथवा लगभग बराबर होने चाहिए, ये भी पॉसिबल है। तो दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए, आयाम बराबर होने चाहिए सब, ठीक है। ऊपर आवृत्तियां और तरंग दैर्घ्य भी बराबर होनी चाहिए, ये आयाम भी बराबर होने चाहिए। नंबर 4, प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि उनके जो बीच की दूरी है, हम आगे दिखाएंगे S1 S2, तो 2 रेखा चित्र होंगे, दुष्रिट होंगे, तो उनके बीच की दूरी होनी चाहिए बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत कम दूरी हम स्मॉल डी ले लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी लेंगे, वो हम आगे बताएंगे, वहां पर फ्रिंजें भी बनेगी, ठीक है, वो आगे बताया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, पॉइंट नंबर 5, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत पतले, कैसे होने चाहिए, पतले होने चाहिए अथवा संकीर्ण होने चाहिए, मतलब बहुत छोटे प्रकाश स्रोत होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो 5वां पॉइंट हो गया, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत पतले अथवा संकीर्ण होने चाहिए। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं पूरे को, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। कला संबंध स्रोत की डेफिनेशन हमने आपको लिखवा रखी है, ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे उससे प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ नियत बना रहना चाहिए। तो कालांतर किसके साथ नियत रहेगा, किसके साथ रहेगा, कांस्टेंट। कालांतर समय के साथ नियत बना रहना चाहिए, कला संबंध स्रोत कहलाता है। लेसर प्रकाश, लेसर प्रकाश कैसा होता है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहलाता है, ध्यान रखें आप। व्यतिकरण की शर्तें, नंबर 1, दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबंध होने चाहिए। नंबर 2, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। नंबर 3, दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। नंबर 4, प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। नंबर 5, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत पतले अथवा संकीर्ण होने चाहिए। ये 5 मैंने आपको शर्तें लिखा रखी है कंडीशन इसकी, ठीक है ना। तो ये पूरा हो गया टॉपिक। अब हम आगे चलते हैं, व्यतिकरण के लिए गणितीय विश्लेषण, ये टॉपिक आएगा। व्यतिकरण ये टॉपिक है, इसका डेरिवेशन है व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण।
व्यतिकरण का वृत्तीय विश्लेषण, इसको करते हैं। देखिए इसमें सभी फॉर्मूले आएंगे और इस फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है। तो यहाँ से लिखते हैं माना के दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम क्रम से स्मॉल a1 व a2 तथा इनके विस्थापन क्रम से y1 व y2 है। दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती है, इनका परिणामी विस्थापन कैपिटल Y है तथा दोनों तरंगों के मध्य कलांतर फाई है। तब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है माना कि दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम क्रम से स्मॉल a1 व स्मॉल a2 है तथा इनके विस्थापन क्रम से स्मॉल y1 व y2 है। दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती है, इनका परिणामी विस्थापन y है तथा दोनों तरंगों के मध्य कलांतर फाई है। तब पहली प्रकाश तरंग के लिए y1 बराबर a1 sin ओमेगा t, ये विस्थापन समीकरण है। ठीक है, y बराबर a sin ओमेगा t होता है सरलावर्त गति का समीकरण। उसी तरीके से y1 बराबर a1 sin ओमेगा t, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तथा दूसरी तरंग के लिए ठीक है, दूसरी तरंग के लिए ले लेंगे आप। दूसरी तरंग के लिए विस्थापन y2 बराबर क्या आयाम a2 और साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाई ले सकते हैं आप, क्योंकि फाई कलांतर है। ठीक है, तो प्लस में ले सकते हैं या माइनस में, किसी में भी ले लो आप। चलिए प्लस में ले लेते हैं। ठीक है, प्लस फाई। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये y1 पहली तरंग के लिए विस्थापन समीकरण क्या होगा? y1 बराबर a1 sin ओमेगा t इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी तरंग के लिए विस्थापन समीकरण y2 बराबर a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम परिणामी विस्थापन निकालना चाहते हैं, तो परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2। तो y बराबर y1 का मान है a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, ये बन गया। ठीक है ना। अब इसमें y1 और y2 के मान हमने लिख दिए। इसमें परिणामी विस्थापन अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दिया इसमें। तो y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2। तो y बराबर y1 की वैल्यू हो रही a1 sin ओमेगा t और y2 की वैल्यू हो रही a2 sin ओमेगा t। ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर आगे इसको बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ से। ठीक है, इस इक्वेशन को आगे लेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t प्लस a2 और sin ओमेगा t प्लस फाई है। इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए पहले तो sin ओमेगा t प्लस फाई। इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र लगा सकते हैं, त्रिकोणमिति के सूत्र से। तो यहाँ लिखते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र से। त्रिकोणमिति का सूत्र है, यहाँ से देखेंगे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। ये फॉर्मूला इस डेरिवेशन के लिए याद होना चाहिए। तो साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये a की जगह पर रखा हुआ है और ये फाई किसकी जगह पर रखा हुआ है? b की जगह पर रखा हुआ है। तो यहाँ से ये बन जाएगा, यहाँ पर देखिए
ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू निकालें तो साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी और यहाँ हो जाएगा साइन फाई, ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी पूरी। इस जगह आप ऊपर पुट कर देंगे तो क्या बनेगा देखिए, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये बन जाएगा। इस वैल्यू को मैंने ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, इस वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया इसमें, ठीक है ना। अब a2 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस a2 का मल्टीप्लाई कर दो तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये बन गया, ठीक है। इसको नीचे वाली लाइन को इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए आप ये यहाँ से दो स्टेप है ये वाले, ठीक है। दो स्टेप में हमें ये देखना है कि कॉमन क्या है इसमें, कॉमन कौन सी क्वांटिटी कॉमन आ रही है। तो y इक्वल्स टू यहाँ से देखेंगे तो a1 प्लस a2 cos फाइव ये तो आ गया और साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया इसमें, ठीक है। प्लस यहाँ से a2 साइन फाइव को कोष्टक में ले लो और गुणा में लिख दो यहाँ पर cos ओमेगा टी, ये गुणा में लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब ये जो कोष्टक के ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाली वैल्यू है, इनको हम कुछ नाम देते हैं इनको यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं माना कि a2 साइन फाइव बराबर कैपिटल R, या ए भी लिख सकते हैं इसको कैपिटल R की जगह पर, क्योंकि a क्या है परिणामी आयाम लेंगे, या R को भी हम परिणामी आयाम ले सकते हैं। तो R से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, A से कर दो वो आपकी इच्छा है। तो R यहाँ से R साइन थीटा ले लिया, तथा इस वाले ब्रैकेट को देखें a1 प्लस a2 cos फाइव, a1 प्लस a2 cos फाइव, इसको लेंगे हम R cos थीटा, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर आपका 4 हो गया और इक्वेशन नंबर कितना हो गया 5 हो गया। ये इक्वेशन 4 है और इक्वेशन क्या है 5, ये दो इक्वेशन बन गए जो हमने यहाँ से मान लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन 4 में इक्वेशन 4 और 5 के जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे जो हमने मान रखी है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 4 और 5 से मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू a1 प्लस a2 cos फाइव है ना, इसकी जगह पर क्या लगाएंगे r cos थीटा सॉरी, और जाएगा साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू पुट कर दी हमने इस जगह पर, ठीक है। अब आगे चलें, प्लस यहाँ से ये है ना ये वाला टर्म है, इसको हमने क्या मान रखा है, ये मान रखा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं r साइन थीटा और ये हो जाएगा cos ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल्स टू कॉमन क्या आ गया, r कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी साइन थीटा, ये बन गया, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई इसकी। अब हम आगे चलते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये फॉर्मूला बन रहा है, देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये टर्म बन रहा है नीचे वाला बिल्कुल। तो इस जो नीचे वाले टर्म को ए साइन ए प्लस बी की फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। तो आगे ऊपर से इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप, इसको हम ऐसे भी लिख पाएंगे, देखना कैसे लिख सकते हैं कि r तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, तो y तो यहाँ हो गया, r यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी साइन थीटा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये y बराबर हो गया r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये बन गया इसका y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये क्या है,
परिणामी क्या विस्थापन, यह परिणामी तरंग, यह परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण कहलाता है, यह परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण कहलाता है। ये आ गया। अब ये समीकरण 4 है और समीकरण 5 है। यहाँ पर हमें कलाकोण निकालना है। कलाकोण में क्या करना है कि समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देना है। समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर, भाग दे दीजिए तो क्या होगा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। आर साइन थीटा ये है और आर कॉस थीटा में भाग लगा रहे हैं आर कॉस थीटा का, तो ये वाले टर्म में इसका भाग लगेगा। तो यहाँ से हो जाएगा a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा रह गया आपका, देखिए यहाँ पर जो बचा रह गया वो रह गया साइन थीटा अपॉन क्या रह गया कॉस थीटा इक्वल्स टू a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव रह गया। इसको क्या कह सकते हैं, टेन थीटा बराबर a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये टेन को इधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव। ये आपका कलाकोण थीटा निकल के आ गया। तो थीटा इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव। ठीक है ना, यहाँ वैल्यू हमने रख दी थी। तो यह परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण कहलाता है। समीकरण हमने 4 और 5 से भाग लगा दिया था, तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा लेफ्ट लेफ्ट में और राइट राइट में बराबर a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव। तो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव। तो इसको कह सकते हैं tan थीटा बराबर a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2, ये बन गया। अब tan को इधर ट्रांसफर कर दे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव, ये बन गया यहाँ पर। तो ये क्या कहलाता है, कला कोण कहलाता है। अब हमें जो निकालना है परिणामी विस्थापन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पर आपको बताते हैं। परिणामी विस्थापन, परिणामी तीव्रता, फिर हम उनको संकोचीय विनाशी व्यतिकरण को प्रूफ करेंगे। तरंग का परिणामी आयाम, तरंग का परिणामी आयाम। ठीक है, अब हम इसमें आर की वैल्यू निकालनी है, या हम कैपिटल ए ले सकते हैं आर की जगह पर। तो समीकरण 4 व समीकरण 5 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ दें तो ये है आर साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और आर कॉस थीटा इसका स्क्वायर कर दीजिए बराबर a1 प्लस a2 कॉस फाइव था इसका स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव इसका स्क्वायर कर दीजिए। दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दें इसको, तो क्या होगा, पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर धन 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। तो पहले का a1 का स्क्वायर ये हो जाएगा a1 स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव। ठीक है ना, प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव बन जाएगा। प्लस क्या होगा यहाँ पर, ये देखें a2
साइन फाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बोल दें, A1 प्लस A2 कॉस फाई को होल स्क्वायर है तो पहले का वर्ग A1 स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2, पहला पद A1 गुणा दूसरा पद A2 कॉस फाई, ये बन गया। और ये वाला पद कैसा आ जाएगा, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ से देखें आप इन दोनों टर्म में देखें कॉमन क्या आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अब यहाँ से देखें एक टर्म तो आपका ये है, ठीक है, A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये दोनों को पास कर लीजिए। तो A2 स्क्वायर पहले सॉरी A1 लिख लो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस क्या है 2 A1 A2 कॉस फाई, ये बन गया, ठीक है ना। अब इन दोनों पदों को देखिए, ये वाले दोनों पद हैं, इसमें कॉमन क्या है, A2 स्क्वायर कॉमन है और ब्रैकेट में जो बचेगा वो देखते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉमन एक साथ लगा देंगे साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस ये हो जाएगा 2A1 A2 कॉस फाई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा आर स्क्वायर बराबर इधर रह जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। एक तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है, इसका हम यूज करेंगे इस वाले समीकरण का, यह लिख सकते हैं आर बराबर, ठीक है, परिणामी आयाम को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैपिटल आर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ठीक है ना। ये क्या आ गया, ऊपर क्या हेडिंग डला हुआ देखें, तरंग का परिणामी आयाम, तो तरंग का परिणामी आयाम आर बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ये फॉर्मूला आ गया। अगर आपको परिणामी पूछा है, परिणामी आयाम पूछा है तो A1 और A2 दोनों तरंगों के आयाम आपको मिलेंगे और कलांतर फाई का मान मिलेगा, उस स्थिति में हम कैपिटल आर का मान फाइंड कर सकते हैं। अब हमें परिणामी तरंग की तीव्रता निकालनी है, ठीक है, यहां लिख देते हैं माना के दोनों तरंगों की तीव्रता है क्रमशः कैपिटल I1 व I2 है तथा इनकी परिणामी तीव्रता कैपिटल I है, तो ठीक है ना, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, क्योंकि तीव्रता समानुपाती आयाम का वर्ग, ठीक है, अतः परिणामी तीव्रता निकाला है, परिणामी तीव्रता समानुपाती किसके हो जाएगी, परिणामी आयाम के वर्ग के, ठीक है, तीव्रता समानुपाती किसके होती है, आयाम के वर्ग के, तो परिणामी तीव्रता निकालो, परिणामी तीव्रता समानुपाती परिणामी आयाम का स्क्वायर। परिणामी तीव्रता क्या आपकी आई है, परिणामी आयाम कितना आपका आर है और उसका स्क्वायर करते हैं, तो इसको खोलेंगे तो क्या है आई इक्वल टू समानुपाती चिन्ह खोलते हैं यहाँ पर, तो समानुपाती चिन्ह खोलने पर क्या होगा के इंटू क्या होगा आर स्क्वायर, आई इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर क्या होगा आई अपॉन के, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा आई अपॉन के, ये आ सकता है। अब हम दोनों तरंगों के लिए ले रहे हैं, तो दोनों तरंगों के लिए क्या हो जाएगा, पहली तरंग के लिए इसकी तीव्रता लेंगे, तो यहाँ पर I1 समानुपाती पहली तरंग का आयाम कितना है A1 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर, तो A1 स्क्वायर की वैल्यू आप निकालें तो क्या होगा I1 अपॉन के, ये A1 स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें A1 की वैल्यू और चाहिए, तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी, तो अंडर रूट में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ से I1
अपॉन के का अंडर रूट, a1 की वैल्यू ये हो जाएगी। हमें a1 स्क्वायर चाहिए, हमें नीचे लिखा है r स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो उसके लिए हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो r स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ गई, a1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, सॉरी a1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई और a1 की ये वैल्यू आ गई। अब हम दूसरी तरंग के लिए लेंगे, दूसरी तरंग के लिए, दूसरी तरंग के लिए क्या होगा, देखिए तीव्रता क्या है दूसरी तरंग की, I2, ठीक है, समानुपाती क्या हो गया a2 स्क्वायर, ठीक है, और तो यहां से क्या होगा I2 इक्वल टू k a2 स्क्वायर। तो यहां से a2 स्क्वायर का मान निकालें तो क्या होगा I2 अपॉन क्या होगा k, ये बन जाएगा। और यहां से देखें a2 इक्वल टू अंडर रूट I2 अपॉन k, ये यहां से, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर आई अपॉन के हो जाएगा, a1 स्क्वायर इक्वल टू I1 अपॉन के, a2 इक्वल टू अंडर रूट I1 अपॉन के, ठीक है। दूसरी तरह के लिए a2 स्क्वायर बराबर I2 अपॉन के और a2 इक्वल टू अंडर रूट I2 अपॉन के, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है, a1 स्क्वायर की है, a2 स्क्वायर की है, a1 और a2 की वैल्यू है, ठीक है। अब हम परिणामी तरंग की तीव्रता निकालेंगे, तो यहाँ से उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। समीकरण आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये समीकरण था आपके पास, पीछे लास्ट में लिखा था मैंने बोर्ड पर। तो यहाँ पर इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा आई अपॉन के, इसकी वैल्यू क्या होगी I1 अपॉन के, इसकी वैल्यू क्या होगी I2 अपॉन के प्लस 2 यहाँ है, और यहाँ पर क्या अंडर रूट I1 अपॉन के, ठीक है, और एक और अंडर रूट वैल्यू आ जाएगी I2 अपॉन के, और यहाँ क्या होगा cos फाई, ये हो जाएगी वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, I अपॉन के इक्वल टू I1 अपॉन के, I2 अपॉन के प्लस 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट के और अंडर रूट के आ जाएगा ना, तो अंडर रूट के तो ये हो जाएगा और अंडर रूट के उसमें से आ जाएगा, और यहाँ क्या है cos फाई है, ठीक है। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो यहाँ से के और के, ये के से कैंसिल हो जाएंगे, ये आप जानते हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या बायो के हो तो आप ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी के बन जाएगा और के यहाँ है और के है, कॉमन ले लिया और इधर से इसको काट दिया। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2, और ऊपर सॉरी यहाँ पर अंडर रूट I1 I2 और बचेगा ये, ठीक है, अंडर रूट में ये, तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 I2 ये cos फाई, ये अंडर रूट में दोनों संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अंडर रूट I1 I2 cos फाई, ये वैल्यू बचेगी इसकी। दोनों तरफ की तीव्रता और आयामों में संबंध हम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। इसका ये यहाँ से ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला भी है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकली पूछा सकता है। दोनों तरंगों की तीव्रताओं व आयामों में संबंध, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स एंड एम्पलीट्यूड्स, दोनों के बीच में यहाँ से रिलेशन निकालना है। तो यहाँ से देखिए I1 इक्वल्स टू, यहाँ से था के A1 स्क्वायर पहली तरंग के लिए और I2 इक्वल्स टू था के A2 स्क्वायर। तो यहाँ से देखें इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा I1 अपॉन I2 और ये हो जाएगा के A1 स्क्वायर अपॉन के A2 स्क्वायर, के से के कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा I1 अपॉन I2 और A1 स्क्वायर अपॉन क्या होगा A2 स्क्वायर, ये बन जाएगा I1 अपॉन I2 बराबर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ये अगर आपको आयाम दे रखें, ठीक है ना, तो आयामों के अनुपात का वर्ग कर दो तो I1 अपॉन I2 का रेशो आ जाएगा। अगर हमें A1 और A2 निकालने हैं, I1 I2 दे रखे हैं तथा यहाँ से A1 अपॉन A2 और इसका ये जो स्क्वायर है इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे अंडर रूट में पहुंच जाएंगे, तो I1 I2 किस में पहुंच जाएंगे अंडर रूट में,
तो a1 अपॉन a2 बराबर अंडर रूट i1 अपॉन i2। तो ये संबंध जो आया वो किस किस में आया, दोनों तरंगों की तीव्रताओं आयामों में संबंध आ गया। तो हम ये लिखा है पहली तरंग के लिए ये तीव्रता ये थी जो हमने पीछे लिख रखी है, तो i1 इक्वल टू के a1 स्क्वायर तथा i2 इक्वल टू के a2 स्क्वायर। तो इस वाले टर्म का डिवाइड कर दिया, i1 अपॉन i2 बराबर के a1 स्क्वायर अपॉन के a2 स्क्वायर। तो के से के कैंसिल हो गया, तो i1 अपॉन i2 बराबर a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। तथा यहाँ से a1 अपॉन a2 का रेशो निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 बराबर अंडर रूट i1 अपॉन i2। इसके नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। दैट्स ऑल।